हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम दर्पण में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए, आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मेरी क्लास आप लोग को कैसी लगती है। ठीक है, प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगती है। ठीक है, तो आज समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाली हूँ समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणाएं। ठीक है, प्राथमिक अवधारणाओं में जो सबसे हमारी प्रमुख अवधारणा है समाज, आज उसके बारे में आप लोगों को मैं डिटेल से बताने वाली हूँ कि समाज क्या होता है और समाज कैसे बनता है और समाजशास्त्रियों के द्वारा जो समाज का वर्गीकरण किया गया है वो किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, मैं अभी आप लोग को बताने वाली हूँ, तो सभी लोग पेन और कॉपी निकाल के उसको साथ में नोट करते जाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समाज हमारा समाजशास्त्र का सबसे प्रमुख और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। समाज नहीं है तो समाजशास्त्र का कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र हमारा बना ही समाज से है। क्योंकि समाज में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उन्हीं सब चीज़ों का हम अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? समाजशास्त्र के अंतर्गत। और समाजशास्त्र में जो सबसे बेसिक इम्पॉर्टेंट बुनियादी या प्रमुख टॉपिक की बात की जाए तो हमारी प्राथमिक अवधारणाएं हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहली और प्रमुख अवधारणा हमारी समाज है। ठीक है, आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब हम ये शुरू करने वाले हैं कि जो समाज होता है वो आखिर है क्या। ठीक है, समाज कहते किसे हैं? आप लोग बताइए कि समाज किसे कहते हैं? एक आम बोलचाल में हम कहते हैं कि लोगों की भीड़ या लोगों का इकट्ठा हो जाना या लोगों का जो एक समूह होता है उसको हम समाज कहते हैं। लेकिन अगर हम समाज शास्त्र की बात करें, समाज शास्त्र में इन सब चीज़ों के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स दिए गए हैं, जिसके लिए हम उनको मतलब वैज्ञानिक तरीके से हम उनका अध्ययन कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि आम बोलचाल में हम समाज को कैसे डिफाइन करते हैं और समाजशास्त्र की दृष्टिकोण से हम समाज को कैसे देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समाजशास्त्र की प्राथमिक अवधारणा। प्राथमिक अवधारणाएं बहुत सारी हैं। ठीक है, जिसमें से हमारा जो समाज है, जो सोसाइटी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि समाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर समाज है तो लोगों का अस्तित्व है, क्योंकि समाज में रह के ही एक व्यक्ति बहुत कुछ करता है। अकेला व्यक्ति अपने आप में तो बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं समाज का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो आज हम वही देखने वाले हैं, सोसाइटी, समाज। देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ समाजशास्त्र के अंतर्गत हम प्राथमिक अवधारणाओं के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखते हैं। यहाँ पे जैसे सबसे पहले तो हम समाज को रखते हैं, समुदाय को रखते हैं, समिति को रखते हैं, संस्था को रखते हैं, संस्कृति को रखते हैं, प्रथा को रखते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे रखते हैं रूढ़ी को। ठीक है, ये क्या है? हमारी समाज शास्त्र की प्राथमिक अवधारणाएं। ये हमारी समाजशास्त्र की क्या है? प्राथमिक अवधारणाएं हैं। ठीक है, जिसमें से आज हम सबसे प्रमुख और सबसे इम्पॉर्टेंट अवधारणा समाज को पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये जो समाज है वो है क्या। आम बोलचाल में हम समाज को कैसे डिफाइन करते हैं और समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से हम समाज को कैसे देखते हैं। देखिए, जो समाज का सामान्य अर्थ है, आम बोलचाल में लोग व्यक्तियों के समूह, भीड़ या लोगों के इकट्ठा होने को समाज कह देते हैं।
आपने देखा होगा जब बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो आम बोलचाल में लोग कहते हैं कि समाज के लोग खड़े हैं, ठीक है। भीड़ जहाँ देख लेंगे, बहुत सारा जमावड़ा, हम कभी रेलवे स्टेशन वगैरह में जाते हैं, मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है कि नहीं होती है, तो आम बोलचाल में उसको ही समाज बोल दिया जाता है। लेकिन अगर हम सोशियोलॉजी की दृष्टिकोण से देखें, सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हम उसको समाज नहीं कहेंगे। हम समाजशास्त्र की दृष्टिकोण से उसको कहेंगे जब लोगों में आपसी अंतःक्रिया हो, उनका पारस्परिक संबंध हो और उनका आपस में कुछ ना कुछ लंबे समय तक कोई ना कोई रिलेशन हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे समाज। देखिए, समाजशास्त्रीय अर्थ देख लेते हैं हम समाज का। समाजशास्त्र में केवल लोगों के जमावड़े को समाज नहीं कहते, बल्कि सामाजिक संबंधों, सोशल रिलेशंस को समाज कहा जाता है। जो समाज में हर व्यक्ति का, जितने भी व्यक्ति हैं समाज में, किसी ना किसी का एक दूसरे से संबंध है ज़रूर। मान लिया जाए आज मेरा माता पिता से संबंध है, ठीक है, माता पिता से, भाई बहन का उनके पति उनकी पत्नी से, अगर भाई की बात करें, और बहन की बात करें तो उनके पति से उनका संबंध होगा, ठीक है। भाई की बात करें तो उनका भाभी से संबंध होगा, और भाभी का भी उनके परिवार से संबंध होगा, जिनका संबंध भाई से होगा, ठीक है, उनका भी संबंध उनके भाई बहन से होगा, उनके परिवार से होगा, उनके माता पिता से होगा, उनके बुआ फूफा चाचा ताऊ नाना नानी, इन सब से होगा। तो क्या होता है कि जो हमारा समाज है, समाज में जो संबंध हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, उन सब का अंतः संबंध है। समाज में रहते हुए हर व्यक्ति का किसी न किसी से संबंध होता ही है, बिल्कुल, है ना। कोई भी अकेला व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका किसी न किसी से संबंध ना हो, किसी से भी नहीं होगा तो उसके माता पिता से तो संबंध होगा ही होगा, है ना। यही कहा गया है, सोशल रिलेशंस को समाज कहा जाता है। जो व्यक्तियों के आपस में मिलने और प्रभावित होने से बनता है। जो सामाजिक संबंध है, देखिए, एक जो व्यक्ति है ए नाम का, अगर मान लिया जाए उसका संबंध बी नाम के व्यक्ति से है, बी नाम के व्यक्ति का यहाँ सी से भी संबंध है, डी से भी संबंध है, यहाँ ए व्यक्ति का जो संबंध है वो डी से भी है, एक दूसरे का सबसे संबंध है, ठीक है। और वही संबंध एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। जब हम अपने ही रिलेशन की बात करें, हम अपनी ही फैमिली की बात करें, तो हमारे चाचा ताऊ बुआ फूफा मामा मामी एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्रभावित भी होते हैं। अगर किसी के मान लिया जाए घर में कोई दुर्घटना हो जाए तो ऐसा नहीं है कि उस परिवार को ही सिर्फ दुख होगा, उसको ज़्यादा दुख हो सकता है, लेकिन हाँ, उससे जितने भी संबंधित लोग हैं उनको भी दुख होगा नहीं होगा। वैसे ही किसी के घर में अगर बहुत खुशी का माहौल है तो कहीं ना कहीं उनके भाई बहन चाचा चाची नाना नानी दादा दादी बुआ फूफा, ये सब क्या है, सामाजिक संबंध है, उनको भी कहीं ना कहीं खुशी होगी। एक दूसरे से सब लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं जो कुछ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाज और व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा है। देखिए, हमारा समाज बन कैसे रहा है, समाज बन रहा है व्यक्तियों से, और सब व्यक्ति आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, समाज। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर समाज है तो वो व्यक्तियों से है, ठीक है, और अगर व्यक्ति हैं आपस में मिलकर कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, समाज का निर्माण कर रहे हैं, है ना। तो दोनों आपस में अंतः संबंधित हैं। कौन, समाज और व्यक्ति समाज में रह के ही बहुत सारी क्रियाएं करता है, आपस में सहयोग भी कर रहा है, संबंध भी बना रहा है, परिवार भी बना रहा है, रिश्तेदारी भी बना रहा है, जिसको नातेदारी कहते हैं। आपस में ही विवाह कर रहे हैं, एक दूसरे से संबंधित लोग करते हैं। समाज में रह के ही हम अपना कार्य करते हैं, किसी पद पे रहते हैं। अगर डॉक्टर है कोई तो वो किसान की मदद कर रहा है, किसान का इलाज कर रहा है। वही किसान है जो अनाज उगा रहा है और उसको लोगों तक पहुंचा रहा है ना। कहीं संबंध है एक दूसरे का, एक जाल की तरह है। जो हमारा समाज है उसमें जितने भी व्यक्ति हैं सब एक दूसरे को सेवा दे रहे हैं, दे रहे हैं।
जो पुलिस है आम जनता की सुरक्षा करता है, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। वहीं हर कोई एक दूसरे से कहीं ना कहीं दूर दराज तरीके से संबंधित है। वहीं सबसे पहले हम देखते हैं एरिस्टोटल का कथन। जो हमारे अरस्तु हैं वो क्या कहते हैं समाज और व्यक्ति के बारे में। उन्होंने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि व्यक्ति सामाजिक संबंधों के बिना अकेला नहीं रह सकता है। सही बात है, अकेला व्यक्ति अगर वो समाज में ना रहे तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ जाएगी, वो अपने आप में ही परेशान हो जाएगा। अकेला व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है ही। अगर वो ऑफिस में भी जा रहा है तो वहाँ पे भी अपने बॉस से या अपने और भी सहयोगियों से संबंधित है ना। फिर वो क्या कर रहा है, अगर वैवाहिक संबंध नहीं बना रहा है, परिवार नहीं बना रहा है, तो लेकिन वो अकेला समाज में नहीं रह सकता। अकेला अगर समाज में रहेगा तो वो परेशान ही रहेगा। तो आपस में कहीं ना कहीं वो सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता है, अकेला नहीं रह सकता। ये बात किसने कही है? एरिस्टोटल ने। इन्होंने अगर समाजशास्त्र की दृष्टिकोण से देखें, इसमें समाज को मुख्य प्राइमरी माना गया है और व्यक्ति को गौड़ सेकेंडरी माना गया है। इन्होंने कहा है जो समाज है वो हमेशा चलता रहता है और व्यक्ति आता है, जन्म लेता है, जीवन यापन करता है, मृत्यु होके चला जाता है। फिर कोई नया व्यक्ति आता है, जन्म लेता है, जीवन यापन करता है, अपना काम करता है, ठीक है, अपनी सेवाएं प्रदान करता है। अंततः एक उम्र के बाद वो भी समाज से चला जाता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। और समाज जो है, जैसा समाज, हाँ समाज में बदलाव हुए हैं, ऐसा नहीं कि समाज में परिवर्तन नहीं आया है, समाज में बदलाव नहीं हुए, लेकिन समाज है हमेशा से और व्यक्तियों का आवागमन लगा रहता है। अब हम देखते हैं इमाइल दुर्खीम, एमिल दुर्खीम या इमाइल दुर्खीम। इन्होंने क्या कहा है समाज और व्यक्ति के बारे में। इन्होंने कहा है कि समाज को स्वतः जन्मा सुई जेनेरिस माना है, यानी समाज खुद उत्पन्न हुआ है, इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है जो व्यक्तियों से ऊपर है। जो इमाइल दुर्खीम है वो समाज को ही सब कुछ मानते हैं। वो कहते हैं समाज एक ईश्वर के समान है, समाज को किसी ने बनाया नहीं है, समाज अपने आप से उत्पन्न हो गया है, समाज अपने आप से जन्मा है, जिसको उन्होंने एक टर्म दी है जिसका नाम है सुई जेनेरिस, कि समाज अपने आप से जन्मा है। देखिए यहाँ पे इन्होंने समाज को एक भगवान के रूप की तरह माना है और इन्होंने कहा है कि जो समाज है व्यक्तियों से ऊपर है, समाज स्वतः जन्मा है, सुई जेनेरिस है। इनकी ये अवधारणा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने भी समाज को मुख्य प्राइमरी माना है, वहीं व्यक्ति को इन्होंने सेकेंडरी या गॉड माना है। अब हम बात कर लेते हैं मैकाइवर एवं पेज की। समाज शास्त्र के अंतर्गत समाज की जो परिभाषा है वो सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट की बात करें तो मैकाइवर एवं पेज की ही है। मैकाइवर एवं पेज ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है और ये परिभाषा हर एग्ज़ाम में आती है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समाज पे अगर सबसे ज़्यादा काम किया है या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है तो वो मैकाइवर एवं मैकाइवर की है। ये दो भाई हैं आपस में, मैकाइवर एवं मैकाइवर, ठीक है। इन्होंने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहा है और इसे अमूर्त इनविजिबल माना है। इन्होंने कहा है जो समाज है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। आप देखेंगे अगर भारतीय समाज की बात करें या पूरे विश्व की बात करें तो हर कोई किसी न किसी संबंध से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो संबंध दिखाई नहीं देता है, अमूर्त है। मूर्त की बात करें तो हम जैसे किसी रिलेशन में हम पिता की बात करें या माता की बात करें, लेकिन उसके अंदर जो हमारा संबंध है, कोई भी अचानक से व्यक्ति देख के आपको नहीं बता सकता है कि ये आपकी बेटी है या आपकी मम्मी है या पापा हैं या बहन है या भाई है, लेकिन जो हमारे संबंध होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए इन्होंने कहा है जो समाज है उसके अंदर जो संबंध हैं वो अमूर्त है, क्योंकि संबंध दिखते नहीं है, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। सही बात है,
संबंधों को अगर हम सेम एज के बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो कोई नहीं पहचान पाएगा कि इसमें कौन किसका क्या है ना, अमूर्त है। तो इसीलिए इन्होंने मैकाइवर एवं मैकाइवर ने सामाजिक संबंधों को अमूर्त माना है। देखिए, जैसे हर कोई आपस में जुड़ा हुआ है, एक जाल के समान है, सामाजिक संबंधों का जाल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सामाजिक अंतःक्रियाओं के 3 स्तर। मैं अभी बार बार आपको बता रही हूँ, समाज में रहते हुए व्यक्ति आपस में सामाजिक संबंध से जुड़े होते हैं और सामाजिक संबंधों में भी वो क्या करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया का मतलब कोई कुछ कर रहा है, कोई व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति किसी समाज से पूरे डायरेक्टली बात कर रहा है, या कोई भारतीय समाज कोई अमेरिकी समाज से डायरेक्ट बात कर रहा है। आजकल तो जो विश्व में स्तर पे हम देखते हैं, बड़ी बड़ी जो मीटिंगें होती हैं विश्व स्तर पे हो रही हैं, भारत का संबंध अमेरिका से है, या फिर रूस से हम बात करें, मतलब किसी भी देश से बात करें, ठीक है, तो उनको सामाजिक संबंधों को सामाजिक संबंधों की अंतःक्रियाओं से सामाजिक संबंध अंतःक्रियाओं से बनते हैं, जो 3 अलग अलग स्तरों पर होते हैं। जो हमारे जो सामाजिक संबंध हैं उनकी अंतःक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले है व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध, दूसरा है व्यक्ति और समूह के बीच संबंध, और तीसरा है समूह और समूह के बीच संबंध। अब हम देख लेते हैं। जो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध है, 2 लोगों की आपस में बातचीत या व्यवहार, जैसे 2 दोस्तों की बातें। यहाँ पे जैसे एक दोस्त है, दूसरे दोस्त से पूछ रहा है, हाय हेलो कर रहा है, हाल पूछ रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ पे 2 व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं, है ना, 2 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पे भी इन दोनों का कोई ना कोई संबंध होगा। मान लिया जाए ये दोस्त नहीं है, ये भाई हैं, दोस्ती भी एक रिश्ता ही है, संबंध है। वहीं व्यक्ति और समूह के बीच संबंध की बात करें, एक व्यक्ति का पूरे समूह से संबंध, जैसे एक शिक्षक का पूरी कक्षा को पढ़ाना, एक व्यक्ति सिंगल पर्सन पूरे समूह को पढ़ा रहा है। शिक्षक क्या करता है, अकेला शिक्षक पूरे क्लास को पढ़ाता है। तो यहाँ पर कौन सा संबंध हो गया, व्यक्ति और समूह के बीच संबंध। वहीं हम समूह और समूह के बीच के संबंध की बात करें तो 2 अलग अलग टीमों या समूहों का आपस में संबंध, जैसे 2 क्रिकेट टीमों का मैच, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, 2 समाज हैं, 2 समूह हैं, अलग अलग, दोनों का आपस में क्या हो रहा है, अंतःक्रिया कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वो भी तो अंतःक्रिया ही है ना। तो अंतःक्रियाओं को 3 रूपों में बांटा गया है। आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं समाज की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने समाज की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि समाज की परिभाषा किसने कैसे दी है। मैकाइवर एवं पेज की बात करें तो मैकाइवर एवं पेज की जो सबसे इम्पॉर्टेंट परिभाषा है, उन्होंने कहा है समाज लोक प्रचलित व्यवहारों, क्रियाविधियों, अनेक समूहजनों की सत्ता, पारस्परिक सहायता, मानव समाज में नियंत्रण के विभाजन एवं स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। मैकाइवर एवं पेज ने जो कहा है कि समाज में बहुत सारे व्यवहार होते हैं, लोक प्रचलित व्यवहार, उनकी आपस में क्रियाएं होती हैं। बहुत सारे समूह आपस में क्या करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं। समूहजनों की सत्ता, आपस में जो राजनीतिक सत्ता है, पारस्परिक सहायता, हर कोई एक दूसरे से सहयोग करता है, ठीक है। मानव समाज में नियंत्रण के विभाजन एवं स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। समाज में ही नियंत्रण है, समाज में ही विभाजन है, समाज में लोगों को, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता भी है। समाजशास्त्र में मैकाइवर एवं पेज की ये परिभाषा और समाजशास्त्र में समाज को उन्होंने सामाजिक संबंधों का जाल कहा है। ये दोनों परिभाषाएं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं गिन्सबर्ग। समाज व्यक्तियों का समूह है जो खास संबंधों या खास व्यवहारों द्वारा आपस में बंधे होते हैं। जो व्यक्ति उन संबंधों तथा व्यवहारों से बंधे नहीं होते हैं वे उस समाज का हिस्सा नहीं होते हैं। अगर समाज में व्यक्ति एक दूसरे से संबंध ही नहीं बनाएगा, एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं करेगा, एक दूसरे को
कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, तभी समाज बनता है। ठीक। गिडिंग्स, समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है और औपचारिक संबंधों का एक योग है जिसमें व्यक्तिक अवयव परस्पर एक दूसरे से बंधे होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ पेज का वही, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। ठीक है। और चार्ल्स कूले की परिभाषा है, समाज रूपों एवं प्रतिक्रियाओं का एक संश्लेषण है। इन रूपों प्रक्रियाओं में प्रत्येक सजीव होता है और दूसरे के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित होता है, जबकि अपने यहाँ समुच्चय में यह समष्टि, क्या लिखा है गलत हो गया है, इस कदर एकत्रित या एकीकृत होता है कि इसके इस भाग में जो कुछ होता है वो दूसरों को भी प्रभावित करता है। चार्ल्स कूले ने कहा है कि समाज एक दूसरे से अंतःक्रिया करता है, प्रक्रिया करता है। अगर एक पार्ट में एक जगह कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दूसरे को भी प्रभावित करती है। सही बात है, अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो दूसरा भी व्यक्ति उससे प्रभावित होता है। समाज की परिभाषा दो प्रकार का वर्गीकरण। देखिए, समाज की जो परिभाषा है उसको दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं। एक तो प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण है, दूसरा है संरचनात्मक दृष्टिकोण। ये समाजशास्त्र में दो दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम अलग अलग पढ़ते हैं इनको, प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण, दूसरा संरचनात्मक दृष्टिकोण, और साथ में भी पढ़ते हैं प्रकार्यात्मक संरचनात्मक दृष्टिकोण। हम प्रकार्यात्मक की बात करें तो हम यहाँ पर देखते हैं समाज में हर किसी का अपना एक अलग अलग काम है, पर्टिकुलरली चीज़ का हम उसका अपना प्रकार की बात कर देखते हैं। जैसे हमारा पूरा एक शरीर है, शरीर के सभी अंगों का अपना एक एक अलग अलग काम है। हम यहाँ पर उसमें देखते हैं अगर एक में प्रॉब्लम होगी तो दूसरे को प्रभावित करेगी। वहीं हम यहाँ पर उसकी स्थिति या संरचना की बात करते हैं कि संरचना जैसी है वो कैसे प्रभावित होती है, देख लेते हैं। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण, फंक्शनल अप्रोच, इसकी परिभाषा इन्होंने समाज की दी है। दो अलग अलग काल बिंदुओं समय में सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों पर बल देता है। जो हमारा प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण है वो देखता है कि जैसे आज हमारा आधुनिक समाज और प्राचीन समाज की अगर तुलना करके देखता है तब वो बताता है कि जो समाज में पहले क्या कार्य थे, आज क्या कार्य हैं, दोनों के कार्य और प्रकारों की तुलना करता है। वहीं जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है, स्ट्रक्चरल अप्रोच, वो कहता है किसी निश्चित काल बिंदु पर समाज में विभिन्न परिस्थितियों, स्टेटस तथा भूमिकाओं, रोल्स के आपसी संबंधों से निर्मित संरचना का अध्ययन करता है। वो देख लेता है संरचनात्मक दृष्टिकोण में एक ही समय में, अगर हम आज की बात करें, आज ही हम देखेंगे कि एक शिक्षक का काम क्या है, एक डॉक्टर का काम क्या है, एक परिवार में माता पिता का काम क्या है, एक किसान का काम क्या है। एक ही समय में, एक ही कालखंड में जब हम समाज के लोगों का अध्ययन करते हैं, उसकी स्थिति और परिस्थिति का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या लाता है, संरचनात्मक दृष्टिकोण। प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, काल मतलब समय का हम देख लेते हैं। आधुनिक समाज का हम प्राचीन समाज से तुलना करके देख लेते हैं कि उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे समाज की संरचनाएं देख लेते हैं, जैसे एक डॉक्टर है, माता पिता, शिक्षक, नागरिक, छात्र, माता पिता, आपस में सब जुड़े हुए हैं और सबका अपना एक अलग अलग कार्य होता है। इसके मुख्य तत्व, निश्चित समय पर स्थिर संरचना, समाज के अंगों का संगठन, अंतर संबंध, अंगों का आपस में संगठन, अंतर संबंध, ये सब क्या है, एक समय में स्थिर है, उनका ही आपस में हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हम समय के साथ गतिशीलता, सामाजिक संबंधों में विकास, प्रक्रियात्मक अध्ययन करते हैं। समय बीतता जाता है, हम पुराने समय में आज के समय में तुलना करके उसका अध्ययन करते हैं। आगे अब देख लेते हैं समाज की विशेषताएं। अब हम जॉनसन की बात करें, बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने समाज को मोस्टली अमूर्त बताया है। जो हमारा समाज है वो अमूर्त है,
समाज अमूर्त है। समाज क्योंकि समाज में हम सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं और सामाजिक संबंध क्या है, वो दिखाई नहीं देते हैं। तो इसीलिए सभी समाजशास्त्रियों ने, मोस्टली 99% समाजशास्त्रियों ने समाज को अमूर्त माना है। लेकिन जो जॉनसन महोदय हैं, इन्होंने समाज को मूर्त माना है। मूर्त मतलब कॉन्क्रीट। देख लेते हैं। जॉनसन ने समाज को मूर्त रूप में परिभाषित किया है तथा इन्होंने समाज की 4 विशेषताएं बताई हैं। एक तो इन्होंने समाज को मूर्त बताया है, कहा है जो समाज है वो हमको सामने से आंखों से दिखाई देता है। इसमें उन्होंने 4 विशेषताएं बताई है। उन्होंने कहा समाज एक निश्चित क्षेत्र होता है, उसमें प्रजनन होता है, विस्तृत संस्कृति होती है एवं स्वतंत्रता या आत्मनिर्भरता पाई जाती है। एक समाज में जो निश्चित क्षेत्र होता है, प्रजनन होता है, विस्तृत संस्कृति होती है, स्वतंत्रता या आत्मनिर्भरता होती है समाज में, जिसके कारण इन्होंने समाज को क्या बताया है, मूर्त बताया है। इनकी निश्चित क्षेत्र की बात देख लें। इन्होंने कहा है जॉनसन के अनुसार प्रत्येक समाज का कोई न कोई सांस्कृतिक एवं भौगोलिक या सामाजिक सीमा अवश्य होती है। इनका मानना है कि कोई भी समाज घुमक्कड़ी की अवस्था में हमेशा नहीं रह सकता। हम आदिम समाज की बात करें, आदिम समाज में जो मनुष्य था घुमक्कड़ प्राणी था। क्या होता था, वो अपने साथ पशुओं को रखता था, अपने जीवन यापन की जो चीज़ें हैं एक जगह रहता था, पशुओं को चारा खिलाता था। उस क्षेत्र का अगर पशुपालन के टाइम पर चारा ख़त्म हो जाता था तो क्या करता था, अपना सामान उठाता था, किसी दूसरी जगह जाके अपना जीवन यापन करना शुरू कर देता था जब वो पशुचारण की अवस्था में था। उन्होंने यही कहा है कि कोई भी समाज घुमक्कड़ की अवस्था में नहीं रह सकता हमेशा। तो ऐसा होता था, धीरे 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 कहीं ना कहीं उनका परिवार बढ़ने लगा, वो परिवार बनाने लगे, विवाह करने लगे, फिर धीरे धीरे उनका परिवार बड़ा होने लगा। तो उन लोगों को ये चीज़ें प्रॉब्लम आने लगी कि इंसान हमेशा कैसे भागता रह सकता है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं कृषि करना स्टार्ट कर दिया। जब कृषि करना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे वो समुदायों में रहने लगा, समाज बनाने लगा। फिर मनुष्य की जो स्थिति हो गई वो स्थिर हो गई, वो अब घुमंतु प्राणी नहीं रहा। पहले जैसे लोग दूर दूर जगह चले जाते थे रहने के लिए, जगह छोड़ देते थे। आज क्या है, अगर थोड़ी सी भी जगह है किसी के पास तो वो वहीं पे पूरा जीवन यापन कर लेगा। तो इन्होंने यही कहा है कोई भी समाज घुमक्कड़ी की अवस्था में हमेशा नहीं रह सकता है। इन क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर भी उप क्षेत्र होते हैं। इस प्रकार समाज उन सीमा तक विस्तृत होता है जहाँ तक उसके सदस्य फैले होते हैं, जैसे भारतीय समाज, अमेरिकी समाज आदि। इन्होंने कहा है जो समाज का क्षेत्र है वो निश्चित होता है। आज हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज का एक अपना एक अलग नक्शा है। यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है, पूरा भारतीय समाज है, ठीक है। और अगर हम अमेरिकी समाज की बात करें या रूसी समाज की बात करें या अफ्रीकी समाज की बात करें तो ये पूरे अलग महाद्वीप ही हैं। उनका भी लेकिन अपना अलग क्या है, एक निश्चित क्षेत्र है। तो व्यक्ति अब क्या कर रहा है, निश्चित क्षेत्र में ही अपना पूरा जीवन यापन कर दे रहा है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि निश्चित क्षेत्र मतलब निश्चित क्षेत्र हमको दिखता है, हमें पता है हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो उसी के आधार पर उन्होंने कहा है कि निश्चित क्षेत्र हमारे समाज की विशेषता है। फिर उन्होंने प्रजनन की बात की है। जॉनसन ने प्रजनन को समाज के दीर्घकालिक स्तर का सबसे बुनियादी कारक माना है। इन्होंने कहा है एक व्यक्ति रहता है, अपना परिवार बढ़ाता है प्रजनन के द्वारा, ठीक है, प्रजनन के द्वारा। और जो ये स्थिति है माता पिता, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, ऐसे करते 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 एक ही पीढ़ी एक ही स्थान पे ना जाने कितने सालों से रहती है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि प्रजनन को भी उन्होंने समाज का एक लक्षण बताया, एक विशेषता बताई है। विस्तृत संस्कृति, एक समाज में रहता हुआ व्यक्ति एक जैसी संस्कृति अपनाता है। जैसे आज हम भारतीय समाज के व्यक्ति हैं, तो अभी हमारा कल ही 15 अगस्त निकला है, तो भारतीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने इस उत्सव को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया है। सबके लिए एक ही जैसी संस्कृति का प्रतीक रहा है हमारा तिरंगा,
है ना, राष्ट्रगान, हमारा सबके लिए ये हमारी संस्कृति क्या है, एक जैसी है। वहीं अगर हम छोटे छोटे समुदाय धर्मों की बात कर लें, धर्म हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इनके सबके अपनी अपनी एक क्या है, उत्सव हैं, या उनके त्योहारों की बात कर लें, सबके अलग अलग हैं। और प्रत्येक धर्म का अपना एक अलग क्या होता है, रीति रिवाज होता है। तो सभी लोग सभी धर्म के एक ही धर्म के सभी लोग एक जैसी संस्कृति अपनाते हैं। वहीं अगर हम समुदायों की बात करें तो बहुत जगह ऐसा होता है, हम क्षेत्रों की संस्कृति की बात करते हैं। आज हमारे गांव में कुछ अलग परंपराएं चल रही होंगी, दूसरे गांव में दूसरी चल रही होंगी। ऐसे कर करके इन्होंने कहा है कि एक विस्तृत संस्कृति भी होती है। वहीं स्वतंत्रता या आत्मनिर्भरता की बात करें, प्रत्येक समाज का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, इसीलिए समाज मूर्त है। सही बात है। आज हम जनजातीय समाज की बात करें तो हमारे पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग जनजातियां निवास करती हैं, अलग अलग जातियां निवास करती हैं, अलग अलग धर्म निवास करते हैं। उससे ऊपर बात करें तो हमारा भारतीय समाज है ही। भारतीय समाज के बाद अगर हम अलग विदेशों में पहुंच जाएं तो उनकी अलग अलग सभ्यताएं हैं, जैसे चीनी सभ्यता है ना, चाइना के लोगों की चीनी सभ्यता है, वैसे ही उनकी अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टॉनीज। टॉनीज ने समाज को दो भागों में वर्गीकृत किया है। टॉनीज महोदय की एक किताब है जेमेनसॉफ्ट एंड जेसलसॉफ्ट, उसमें उन्होंने समाज को दो भागों में बांटा है। एक तो उन्होंने कहा है जेमेनसॉफ्ट और दूसरा उन्होंने कहा है जेसलसॉफ्ट। जेमेनसॉफ्ट को उन्होंने कहा है जो प्राचीन समाज था एक समुदाय के रूप में था, इसीलिए उन्होंने जेमेनसॉफ्ट में समुदाय को रखा है। वहीं इनका जो जेसलसॉफ्ट है उसमें उन्होंने समाज को रखा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने जेमेनसॉफ्ट की बात की है तो वो आखिर क्या है, क्योंकि इस शब्द से हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एकदम से समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये जेमेनसॉफ्ट या जेसलसॉफ्ट है क्या। तो ये जो है वो एक जर्मन भाषा का शब्द है। जो जेमेनसॉफ्ट है यह एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग समाजशास्त्र में समुदाय के रूप में किया गया है। इनकी एक पुस्तक है जेमेनसॉफ्ट एंड जेसलसॉफ्ट। ठीक है, इस अवधारणा का प्रतिपादन उन्होंने 1887 में टॉनीज ने अपनी रचना जेमेनसॉफ्ट एंड जेसलसॉफ्ट में किया है। अब देख लेते हैं इसमें कि इन्होंने जो जेमेनसॉफ्ट की बात की है, ठीक है, उसमें समुदाय में इन्होंने उसकी कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है जो समाज है वो समजातीय या होमोजीनियस है, इसमें कोई भी विविधता नहीं है, समजातीय है। स्थानीयता, नातेदारी, भावनात्मक एकता। जो समुदाय होता है उसमें भावनात्मक एकता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर किसी एक व्यक्ति को बाहरी व्यक्ति अगर मारने पीटने लग जाए तो पूरा समाज आ जाएगा उससे लड़ने के लिए। तो उसमें क्या है, भावनात्मक एकता है, निरंतरता, प्रामाणिकता और भाव प्रबलता। जो हमारा समुदाय है उसमें भावनात्मक प्रबलता बहुत पाई जाती है। व्यक्ति आपस में भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, भावनात्मक प्रबलता पाई जाती है। जेमेनसॉफ्ट की अवधारणा का प्रयोग घनिष्ठता, स्थायित्व तथा समाज में एक दूसरे की परिस्थिति के आधार पर बने समूह के लिए किया है। इन विश्वास से, यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ठीक, ठीक है। जेमेनसॉफ्ट की अवधारणा का प्रयोग घनिष्ठता, स्थायित्व तथा समाज में एक दूसरे की परिस्थिति के आधार पर बने समूह के लिए किया गया है। इन विश्वास से युक्त समूह के सदस्य जीवन में आने वाले सुख दुख को मिलकर बांट लेते हैं। अगर हम अभी
जनजातीय समाज की बात करें तो उनमें आपस में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सब लोग उसको सामूहिक रूप से, भावनात्मक रूप से अपना समझेंगे और उसको सुलझाने के लिए सब लोग एकजुट होकर उस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने जैमन सॉफ्ट के अंतर्गत समुदाय को रखा है, वहीं जैसल सॉफ्ट के अंतर्गत इन्होंने समाज को रखा है। अब इन्होंने जो कहा है कि जो समाज है इसका प्रयोग उन्होंने जैमेसन सॉफ्ट के ठीक विपरीत इन्होंने जैसल सॉफ्ट की बात की है। इसमें उन्होंने कहा है समाज समिति के लिए इन्होंने जैसल सॉफ्ट शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने कहा है जो हमारा जैसल सॉफ्ट है इसमें व्यक्तिगत रूप से लोगों का आपस में संबंध नहीं होता है। अब हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में अगर हमारे सहयोगी कोई हैं, हमारे बॉस हैं या हमसे कोई नीचे कर्मचारी है तो उन लोगों से हमारा संबंध क्या होता है, अवैयक्तिक रूप से होता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है। व्यक्तिगत रूप से तो हमारा समुदाय में होता है। यहाँ पर हमारा बस एक अनुबंधात्मक, बस काम के समय के लिए हमारा उनसे संबंध होता है। यहाँ पर स्वार्थ बहुत ज़्यादा होता है, हमारा स्वार्थ के हिसाब से ही हम काम करते हैं। अगर हमें ओवर टाइम का ज़्यादा पैसा मिलेगा तभी हम ओवर टाइम वर्क करेंगे, वरना हम क्यों करेंगे, बिना वजह से हम ओवर टाइम वर्क क्यों करेंगे। कहीं ना कहीं हमारा स्वार्थ है इसमें। हाँ, हम ओवर टाइम वर्क इसलिए भी कर सकते हैं कि हम जिस स्थिति पे, जिस पोजीशन पे हैं, हो सकता है हमारा प्रमोशन हो जाए, हम उच्च स्थिति पे पहुंच जाए, तो हम ओवर टाइम वर्क कर सकते हैं, हम अच्छा काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इंसान का उसमें स्वार्थ है। और ये सब कहाँ है, आज के समाज में। इसकी प्रकृति अवैयक्तिक, अनुबंधात्मक तथा स्वार्थ में होती है। इस प्रकार के संबंधों की अन्य विशेषताएं इनकी आंशिकता, उपयोगवादिता तथा विशिष्टता है। आंशिकता मतलब कुछ समय के लिए इनका संबंध होता है, ज़्यादा समय के लिए इनका संबंध लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलता है। आज हम किसी भी प्लेस पे वर्क कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए हमारा उनसे संबंध होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उपयोगितावादी मतलब हमारे लिए अगर कोई व्यक्ति उपयोग है तो हमारा संबंध उसके लिए सिर्फ उतने ही समय के लिए। वहीं विशिष्टता, हम देखते हैं कि अगर किसी के पास कोई स्पेशल चीज़ का या किसी भी चीज़ की उसके पास क्या है, कोई वस्तु है, ठीक है। अगर हम दुकान पे जाएंगे, हमको इस टाइम गर्मी लग रही है तो हम एसी खरीदने अगर जाएंगे या कूलर खरीदने जाएंगे, पंखा खरीदने जाएंगे, या गर्मी या ठंड का मौसम है हम ब्लोवर खरीदने जाएंगे, या हमको पानी की समस्या है हम एक्वागार्ड वगैरह कुछ खरीदने जाएंगे, तो हमारा उससे सिर्फ और सिर्फ उतने समय का संबंध होगा कि हम उससे वस्तु खरीदें और उसको पैसा दें। आज के समाज को इन्होंने जैसल सॉफ्ट कहा है। ये टॉनेज का वर्गीकरण इतना इम्पॉर्टेंट है कि समाजशास्त्र की जो भी परीक्षाएं होती हैं, हमारी जीडीसी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी या फिर यूपीएससी वगैरह में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं, और यहाँ तक कि बीए, एमए में जब हमारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट होता है उसमें समाज सबसे इम्पॉर्टेंट है, और 11th और 12th में भी ये हमारा इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो सभी परीक्षाओं के लिए समाज का वर्गीकरण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें से ये टॉनेज महोदय बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकी जो किताब है, इनकी जो अवधारणा है, जैमन सॉफ्ट एंड जैसल सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी परीक्षाओं में लगभग पूछी जाती है, यूजीसी, नेट, जेआरएफ वाली परीक्षा में तो इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारा आ गया मॉर्गन महोदय ने भी समाज को दो भागों में बांटा है, ठीक है। दो भाग, सोसाइटॉज और सिविटॉज और सोसाइटॉज को उन्होंने प्राथमिक समूह कहा है, वहीं सिविटॉज को इन्होंने द्वितीयक समूह कहा है। प्राथमिक समूह वही जो हमारे लिए डायरेक्ट संबंध है, जिससे हमारा जैसे परिवार है, हमारे पास पड़ोस के लोग हैं, हमारा जैसे दोस्त है, ये हमारे लिए क्या है, प्राथमिक समूह है। वही हम द्वितीय समूह की बात करें, हमारा ऑफिस वर्क हो गया, ऑफिस वर्क का प्लेस हो गया, इनसे हमारा कहाँ से द्वितीय संबंध है। तो इन्होंने सोसाइटॉज और सिविटॉज में समाज को दो भागों में बांटा है, एक प्राथमिक समूह, दूसरा द्वितीय समूह। इन्होंने प्राथमिक समूह की विशेषता बताई है। यहाँ पर हमारा रक्त संबंध पर आधारित होता है ये प्राथमिक समूह,
अपेक्षाकृत छोटा होता है। सही बात है, हमारे रक्त समूह जो होंगे वो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा, छोटा ही होगा। हमारा परिवार होगा या परिवार से संबंधित लोग होंगे, आस पड़ोस के लोग होंगे, हमारे नातेदार होंगे, ये बहुत बड़ा नहीं होगा, हमारा छोटा ही होगा। वहीं अगर हम द्वितीय समूह की बात करें तो ये भू क्षेत्र पर आधारित होता है, बड़ा और जटिल होता है, और आधुनिक समाज को इन्होंने सिविटॉस के अंतर्गत रखा है। इसको इन्होंने आदिम समाज या प्रिमिटिव सोसाइटी कहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं दुर्खीम महोदय का वर्गीकरण। दुर्खीम का वर्गीकरण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने श्रम विभाजन के आधार पर समाज को दो भागों में बांटा है। एक तो यांत्रिक एकता वाला समाज, दूसरा है सावयवी एकता वाला समाज। इन्होंने कहा है कि जो यांत्रिक एकता वाला समाज था वहाँ पर लोग मशीनों की तरह एक साथ काम करते थे, और आज का जो सावयवी समाज है उसमें प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग क्षमता है, हर व्यक्ति अपना अलग अलग हुनर लेके काम करता है। अगर कोई मान लिया जाए टीचर है तो उसके पास टीचर वाले गुण होंगे, दूसरा अगर डॉक्टर है तो उसके पास डॉक्टरी के गुण होंगे। टीचर डॉक्टर नहीं बन सकता है क्योंकि उसने एक स्पेशल चीज़ की पढ़ाई की है। वहीं एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता है क्योंकि इंजीनियर ने अलग तरीके की पढ़ाई की है। सब अपने अलग अलग क्षेत्र के क्या हैं, ज्ञाता हैं। वहीं यांत्रिक एकता वाले समाज की बात करें तो यहाँ पर अगर सब एक जगह एक मजदूर है तो उसके परिवार के लोग या सभी लोग एक जगह मजदूरी करने चले जाएंगे। एक अगर फैक्ट्री है तो उसमें सभी लोग क्या होंगे, मजदूर ही होंगे। इन्होंने यांत्रिक एकता वाले समाज और सावयवी एकता वाले समाज की बात की। उन्होंने कहा है जो प्राचीन समाज था वो यांत्रिक एकता वाला समाज था, और जो अभी का समाज है वो सावयवी एकता वाला समाज है। यहाँ इन्होंने कहा था अगर किसी भी व्यक्ति से कोई गुनाह हो जाता है या कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तो वहाँ पर इन्होंने कहा है कि दमनात्मक कानून है। दमनात्मक कानून का मतलब पूरा समाज मिलकर उस पर क्या करेगा, कुछ ना कुछ सजा देगा। लेकिन वहीं इन्होंने सावयवी एकता वाले समाज की बात की है कि सुधारात्मक कानून। आज समाज में ऐसा है कि किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है तो उसको कोर्ट के द्वारा ऐसी सज़ा दी जाती है कि कुछ समय के लिए 2 साल की या 3 साल की सज़ा है या फिर आजीवन कारावास है या सुधारात्मक, उसको कहीं ना कहीं छूट दे दी जाती है किसी न किसी चीज़ में। लेकिन पहले के समाज में पहले ऐसी स्थिति थी, अगर किसी से कोई छोटा मोटा भी अपराध हो जाता था तो उसकी बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाती थी। वहाँ पर कोई भी सुधार का कोई भी नियम नहीं था। सज़ा बहुत ही ज़्यादा कठोर होती थी, सामूहिक चेतना के आधार पर उसको सज़ा दी जाती थी। अगर किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया है तो डायरेक्ट पूरा समाज या समूह मिलकर ये बोलेगा इसको भी मार दिया जाए। और आज ऐसी स्थिति है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का कत्ल भी कर देता है तो कोर्ट या लोगों के द्वारा उसको सुधारात्मक तरीके से उसको लंबे समय तक सज़ा दे दी जाती है, कारावास की दे दी जाती है सज़ा, या तुरंत उसको सज़ा नहीं मिलती है, एक लंबे समय के बाद उसको सज़ा मिलती है। सुधार का भी मौका दिया जाता है। अगर बाल्यावस्था में कोई व्यक्ति, कोई बच्चा कोई अपराध कर देता है, जब तक वो वयस्क नहीं हो जाता है तब तक उसको क्या माना जाता है, बाल्यावस्था में, और उसको इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी जाती है। यहाँ श्रम विभाजन की एक अलग विशेषता है। प्राचीन समाज में जो भी काम था कि ये काम सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, ये काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं, औरतें कर सकती हैं या आदमी कर सकते हैं, आज हर जगह हर प्रकार का काम लड़कियां भी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक विशेषता के आधार पर उनको समाज में काम बांटा गया है। पहले लिंग भेद के आधार पर उनको काम दिया जाता था। दुर्खीम का एक और वर्गीकरण है जिसमें उन्होंने समाज को सरल समाज, सरल बहुखंडी समाज, मिश्रित बहुखंडी समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज में विभाजित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्गीकरण है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। इन्होंने भी समाज को 2 भागों में बांटा है। एक तो सैनिक या युयुक्त समाज जिसको मिलिटेंट सोसाइटी कहा गया है,
वहीं दूसरे समाज को उन्होंने औद्योगिक समाज में बांटा है, जिसे इंग्लिश में इंडस्ट्रियल सोसाइटी कहा है। इन्होंने कहा है जो सैनिक समाज है उसकी विशेषता युद्ध, संघर्ष, कठोर नियंत्रण, केंद्रीकृत सत्ता, अनुशासन, सेना का महत्व, भय पर आधारित व्यक्ति का महत्व कम। जो युद्ध समाज या सैनिक समाज या मिलिटेंट सोसाइटी थी उसमें युद्ध, संघर्ष, कठोर नियम, केंद्रीय सत्ता, अनुशासन, सेना का ही महत्व था, भय पे आधारित नियम थे। वहाँ पर व्यक्ति का महत्व बहुत ज़्यादा कम था। वहीं औद्योगिक समाज में की विशेषता है व्यापार, उत्पादन, सहयोग, लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुबंध पर आधारित आर्थिक प्रगति और विकेंद्रीकरण। इन्होंने भी दुर्खिम महोदय की तरह समाज को 2 भागों में बांटा है। लगभग इन्होंने बस नाम इनके अलग हैं, बाकी इनकी जो विशेषताएं हैं वो सेम है। इन्होंने समाज को 4 भागों में बांटा है, जैसे दुर्खिम महोदय ने बांटा है। इनका और दुर्खिम महोदय का वर्गीकरण लगभग सेम है। इन्होंने सरल समाज के बाद इन्होंने कहा जटिल समाज आता है, जटिल समाज के बाद इन्होंने कहा द्विक जटिल समाज आता है, द्विक जटिल के समाज के बाद इन्होंने कहा त्रिक जटिल समाज आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, गिडिंग्स द्वारा समाज का वर्गीकरण। गिडिंग्स महोदय ने समाज को 7 भागों में बांटा है। गिडिंग्स महोदय जो आधुनिक समाज के समाजशास्त्री हैं, ठीक है, वो तो सब अभी हमने प्राचीन वाले पढ़े थे, जो जब समाजशास्त्र बना था तब के। अब हम पढ़ते हैं एंथोनी गिडिंग का वर्गीकरण। इन्होंने समाज को 7 भागों में बांटा है। इन्होंने कहा है सबसे पहले शिकारी या एकत्रीकरण समाज आता था, जिसमें उनकी विशेषता थी आखेटक एवं खाद्य संग्रह। व्यक्ति को जहाँ खाना मिलता था वहाँ चला जाता था, शिकारी प्रवृत्ति का था, शिकार करता था, पशुओं को मारता था और खा लेता था। उसके बाद जो समाज आया वो कृषक समाज आया। व्यक्ति कृषि पर आधारित हो गया यहाँ पर कृषि, और जब वो कृषि करने लगा तो घुमंतु स्थिति से स्थायी निवास की तरफ आ गया। फिर पशुचारी समाज, पशुपालन एवं घुमंतु जीवन। इन समाज को थोड़ा अलग तरीके से, पहले तो मुझे लग रहा है पशुचारी समाज आना चाहिए, पशुचारी समाज के बाद कृषक समाज आना चाहिए, क्योंकि घुमंतु जीवन के बाद ही उन्होंने कृषि को स्थायी रूप से करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, परंपरागत राज्य सभ्यता, प्राचीन साम्राज्य एवं व्यवस्था। यहाँ पर जो समाज हैं इन पे राजाओं का शासन प्रारंभ हो गया। उस स्थिति को उन्होंने परंपरागत राज्य सभ्यता वाले समाज की बात की है। फिर आया है पहली दुनिया का समाज, जिसे उन्होंने औद्योगिक समाज कहा है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। यहाँ पर औद्योगिकरण, मशीनें और शहरीकरण। जब औद्योगिक क्रांति हुई, बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हुआ, लोग गांव से शहर की तरफ जाने लगे, जिससे शहरीकरण हुआ। फिर है दूसरी दुनिया का समाज, जिसे उन्होंने उत्तर औद्योगिक समाज कहा। आधुनिक औद्योगिक समाज के बाद की स्थिति औद्योगिक समाज की है, जिसमें सेवा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी, ज्ञान आधारित। इन्होंने कहा जो उत्तर औद्योगिक समाज के बाद जो समाज आया उन्होंने उसको उत्तर औद्योगिक समाज कहा, जिसमें लोग सेवा क्षेत्र में काम करने लगे। पहले तो लोग मशीनों से, बड़ी बड़ी मशीनों से एक साथ काम करने लगे। फिर क्या हुआ, लोग उन चीज़ों में, उन कामों में निपुण होने लगे। अगर कोई कंप्यूटर वर्क कर रहा है तो वो कंप्यूटर वर्क ही करेगा, जिसको अगर मशीनें संभालनी आ रही हैं तो वो मशीन ही संभालेगा, और अगर जो इन चीज़ों में निपुण नहीं है तो वो मजदूरी करेगा, मजदूर वाला काम करेगा। यहाँ सेवा क्षेत्र प्रारंभ हो गया। सूचना, कम्युनिकेशन और ज्ञान पर आधारित लोगों का जो काम है उनका वर्गीकरण होने लगा। फिर आता है तीसरी दुनिया का समाज, जिसे उन्होंने प्रौद्योगिक समाज कहा। वैश्वीकरण, इंटरनेट, डिजिटल क्रांति। अगर आज हम देखें, जो जंतर मंतर पर क्रांति हुई वो एक तरीके से डिजिटल क्रांति ही हुई थी, क्योंकि जंतर मंतर पे जो हो रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, हर घर, हर मोबाइल पर वो क्रांति बहुत व्यापक रूप में स्टार्ट हो गई।
कैसे हुई? इंटरनेट के माध्यम से। डिजिटल क्रांति उसी को कहा गया, क्योंकि जो समाज में जो उस क्षेत्र में चल रहा था ना, वो हमको कैसे पता चला? हर व्यक्ति तो वहाँ पे उस फिजिकल भौतिक वातावरण में तो नहीं जा पा रहा था। कैसे हमको पता चला? मोबाइल से, इंटरनेट के माध्यम से। इंटरनेट के माध्यम से जो हमको पता चला, वो हर व्यक्ति के अंदर एक तरीके से डिजिटल क्रांति लेके आ गया। हर व्यक्ति उससे प्रभावित हुआ, वहाँ पहुँचे लोग, प्रोटेस्ट किया, वो सब क्या था? डिजिटल क्रांति थी। और ये वैश्विक स्तर पर फैल गई थी। विदेशों से भी लोग आए थे प्रोटेस्ट में, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं अगस्त कॉम्टे का वर्गीकरण, जो हमारे समाजशास्त्र के जो पिता हैं अगस्त कॉम्टे, उनका वर्गीकरण देख लेते हैं। उन्होंने समाज को किस रूप में विभाजित किया है। उन्होंने मानव विकास के 3 चरणों की बात की है। उन्होंने कहा सबसे पहले धार्मिक थियोलॉजिकल स्टेज आई, फिर तात्विक दार्शनिक या मेटाफिजिकल स्टेज आई, फिर उन्होंने कहा वैज्ञानिक या साइंटिफिक, यहाँ पर इंडस्ट्रियल लिखा है, साइंटिफिक आई। उन्होंने कहा कि जब धर्म की स्थिति थी उस समय अलौकिक शक्तियों में विश्वास होता था, सैन्य समाज था, परंपराएं इसमें प्रधान थी। जब धार्मिक स्थिति थी, जब मानव का चिंतन का विकास हुआ, तब इस स्थिति से, धार्मिक स्थिति से तात्विक स्थिति में पहुँचे। ये एक दार्शनिक स्थिति भी थी, मेटाफिजिकल। इसमें अमूर्त विचारों व तर्कों का प्रारंभ होने लगा। ये तार्किक स्थिति थी। लोग धर्म को छोड़कर अब चीज़ों को दिमाग से लॉजिकली तरीके से सोचने लगे। अगर जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, और जो प्रकाश है वो सीधा नीचे कैसे आ रहा है, या हम दूरबीन से इसको कैसे देख पा रहे हैं, या हम टेलीविज़न के माध्यम से चीज़ों को कैसे देख रहे हैं। लोगों ने सोचना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। उसके बाद आई वैज्ञानिक स्थिति। तथ्यों व प्रमाणों के आधार पर वैज्ञानिक औद्योगिक समाज। जब औद्योगिक समाज हमारा आया, तब उस समय कहीं ना कहीं वैज्ञानिक क्रांति पूरे तरीके से प्रभावी रूप में समाज में आ चुकी थी। लोग हर चीज़ के पीछे तथ्य को ढूंढने लगे, हर चीज़ को परीक्षण करने लगे। वहीं अब हम देखते हैं हेनरी मैन, इनकी पुस्तक है एंशिएंट लॉ। उसमें उन्होंने प्राचीन कानून की, मतलब एंशिएंट लॉ, बुक ऑफ एंशिएंट लॉ इसका नाम है। इसमें उन्होंने समाज को परिस्थिति आधारित और संविधान आधारित बताया। उन्होंने कहा परिस्थिति आधारित समाज में जन्म, जाति, धर्म व परिवार द्वारा स्थिति तय होती थी। जो हमारी स्टेटस है, वो हमारा स्टेटस जन्म, जाति, धर्म और परिवार की स्थिति के आधार पर पता चलती थी। अगर किसी व्यक्ति की जाति निम्न है तो जन्म के आधार पर ही पता चलता था। अगर किसी की उच्च है तो कैसे पता चलता था? जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उसकी पारिवारिक स्थिति के आधार पर पता चलता था। व्यक्ति की कम स्वतंत्रता, सामूहिक उत्तरदायित्व इसमें ज़्यादा होता था। व्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी वो एकदम नाम मात्र की थी। लोगों का जो समूह था, समूह में सबसे ज़्यादा समूह का उत्तरदायित्व था। समूह में जो लोग अगर कह देते थे ये बात सत्य है, तो उसी को सही माना जाता था। अकेले व्यक्ति की बात को कोई भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था। वहीं यहाँ आया संविधान आधारित समाज। इसमें अपनी इच्छा व योग्यता से संबंध होने लगा। आज लोगों को जो कोई पद प्राप्त हो रहा है, जो परिस्थिति प्राप्त हो रही है, उसकी जो भूमिकाएं वो कैसे पता चल रही हैं? उसके हुनर के आधार पर, उसके ज्ञान के आधार पर पता चल रही है, उसकी योग्यता से संबंधित है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता व अधिकार। आज समाज में हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अपनी बात को अकेले स्पष्ट रूप से किसी भी व्यक्ति के सामने या किसी भी समाज के सामने कह सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। पहले ऐसा नहीं था। अब हमारे पास लिखित कानून है। पहले लोगों ने जो बातें कह दी उन्हीं को परंपरा के आधार पर चलाते आते थे और उसी बात को सत्य मानते थे। अब हमारे पास क्या है? लिखित कानून के रूप में संविधान है। अब देख लेते हैं हम हार्वर्ड बेकर का वर्गीकरण।
हार्वर्ड बेकर ने समाज को दो भागों में बांटा है। प्राचीन समाज को इन्होंने पवित्र समाज कहा और आज के समाज को इन्होंने अलौकिक समाज कहा। पहले के अलौकिक और आज के समाज को उन्होंने लौकिक समाज कहा है। इन्होंने कहा है जो पवित्र समाज पहले का समाज था वो धार्मिक मान्यताएं मानता था, परंपरावादी था, इसमें साझा मूल्य होते थे। और आज का जो समाज है वो तर्क संगत है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और व्यक्तिकता है इसमें। अब कार्ल मार्क्स की बात कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स ने समाज का वर्गीकरण 6 चरणों में किया है। उन्होंने कहा सबसे पहले आदिम समाज था जिसमें सबका सामूहिक स्वामित्व होता था। अगर कोई एक व्यक्ति एक शिकार कर रहा है तो उसके समाज के जितने लोग हैं सबके लिए वो भोजन होता था। फिर स्थिति आई एशियाई समाज की, उसके बाद प्राचीन समाज, उसके बाद आ गया सामंती समाज, फिर आ गया पूंजीवादी समाज। इन्होंने कहा पूंजीवादी समाज में जो पूंजीपति और मजदूर हैं, पूंजीपतियों का जो इनका जो दबदबा है इतना बढ़ जाएगा, ये अब मज़दूरों पर इतना ज़्यादा राज करने लगेंगे कि मज़दूरों का एक दिन गुस्सा फूटेगा। और जब गुस्सा फूटेगा तो सारे मज़दूर एक साथ इकट्ठा होकर क्रांति करेंगे। क्रांति करने के बाद जो पूंजीपति समाज है वो नष्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो समाज आएगा वो समाजवादी समाज आ जाएगा। बिल्कुल वैसी ही स्थिति आ जाएगी जो आदिम समाज में थी। सबका सामूहिक स्वामित्व होता था। जितने दबे कुचले लोग हैं समाज के वो सब इकट्ठा होकर क्रांति करेंगे। ये कार्ल मार्क्स की एक कल्पना थी। उन्होंने ऐसा सोचा था कि पूंजीपति समाज में जो बुर्जुआ वर्ग है वो सर्वहारा वर्ग पर जिस तरीके से अपना आधिपत्य स्थापित किया हुआ है, ज़बरदस्ती उनसे काम करवाता है, कम पैसे में ज़्यादा काम करवाता है, अपने लाभ मतलब पैसे के लाभ के लिए पूंजीपति वर्ग ज़्यादा से ज़्यादा शोषण कर रहा है मज़दूर वर्ग का। तो एक दिन ऐसा आएगा मज़दूर वर्ग की चेतना का विकास होगा और सभी मज़दूर आपस में इकट्ठा होकर एक क्रांति करेंगे और पूंजीपति समाज को ध्वस्त करके एक समाजवादी समाज लेके आएंगे, जो आज तक तो फिलहाल नहीं आया है। क्योंकि हर चीज़ पे हर व्यक्ति का अधिकार कैसे हो सकता है? किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस चीज़ को प्राप्त किया तो सभी लोग का उस पर अधिकार नहीं हो सकता है। प्राचीन समाज की स्थिति अलग थी, समाज विकसित नहीं था। ठीक है, आदिम समाज में जो व्यक्ति था वो आदिवासी जीवन जीता था। आज वो स्थिति नहीं आ सकती है। तो ये कार्ल मार्क्स की एक कल्पना थी कि पूंजीवादी समाज में मजदूर वर्ग इकट्ठा होकर क्रांति करेंगे और समाजवादी समाज को लेकर आएंगे। ठीक है, बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने अपना अलग अलग वर्गीकरण दिया है और कहा है समाज को किस किस रूप में उन्होंने विभाजित किया है। आज हमने समाज के बारे में पढ़ा, समाज का वर्गीकरण पढ़ा। आगे हम समुदाय, समिति, संस्था, संस्कृति, जनरीति, प्रथा, रूढ़ी, संस्कृति, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।